हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समय बुक। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में 21 चैप्टर्स हैं और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है करते क्या हो खाली समय में। ये इसका चैप्टर का नाम है कि खाली समय में क्या करते हो। तो प्रश्न करता है, आचार्य जी आपने पर्सनल टाइम निजी समय के ऊपर कुछ बताया हुआ है और उसमें ऐसा है कि जैसे हर एक क्षण जो आ रहा है वह दूसरे को अर्पित कर दीजिए, उसको बचाइए मत खुद के लिए। और दूसरी ओर कुछ उक्तियाँ है जैसे अलोननेस इज़ ए सैनिटी, अकेलापन विवेक है। तो इसमें मुझे विरोधाभास लग रहा है। और तो ये क्या है, इन दोनों में विरोधाभास है मेरे मन में कुछ, पर ऐसा भी लगता है कि दोनों शायद एक ही चीज़ है। तो इसमें आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जिसको आप पर्सनल टाइम बोलते हो ना, निजी समय, उसका ताल्लुक अलोननेस अकेलापन से होता ही नहीं है। अलोननेस का मतलब होता है केवल आत्मिकता, निजता। समझ गए। अब जो आपको व्यक्तिगत समय मिलता है उसका आत्मा से कोई ताल्लुक होता है। या आप जब कहते हो कि फ़लाना समय मेरा व्यक्तिगत समय है, उसमें क्या करते हो? आचार्य जी बोल रहे हैं, आत्मा तक पहुंचने वाले काम करते हो या और कचरे में घुसने वाले काम करते हो। आज ये वैलेंटाइंस डे है, नीचे चल रहा है तमाशा। यहाँ बैठे लोगों में से कुछ लोग थे वहाँ आत्मा वाले काम हो रहे थे। कहिए, पूछ रहे हैं आचार्य जी कि वहाँ आत्मा वाले काम हो रहे थे, कहिए, और था क्या सबका वो निजी समय, पर्सनल टाइम? तो बताओ मुझे, जिसको आप व्यक्तिगत समय कहते हो उसका ताल्लुक अलोननेस माने आत्मिकता से कहाँ है? न व्यक्तिगत समय का उससे संबंध है, न व्यक्तित्व का ही, व्यक्ति का ही आत्मा से कहाँ संबंध है। व्यक्तित्व माने क्या? पर्सनैलिटी माने जो सब बाहर का मामला है उसको बोलते हैं व्यक्तित्व। और आत्मा कौन सी चीज़ है? जिसको मुहावरे के तौर पर कहा जाता है अंदर का बोध बिंदु। व्यक्तित्व क्या है? सारा बाहर का मामला। ये सब जो परतें हैं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, उसको बोलते हैं व्यक्तित्व। और आत्मा क्या चीज़ है? अंदर का जो एक सच्चा केंद्र है उसको बोलते हैं आत्मा। ठीक है। तो व्यक्तिगत समय में आप क्या करते हो बताओ। व्यक्तिगत समय में कोई भी क्या करता है बताना ज़रा। लोग जैसे ही बोलते हैं कि हमें अब कुछ खाली समय, व्यक्तिगत समय, फ्री टाइम, खाली समय मिल गया, तो उसमें वो क्या करते हैं बताओ उन्हें। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। आचार्य जी पूछ रहे हैं उन लोगों से कि तुम खाली समय में करते क्या हो, बताओ ज़रा। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो फिर आचार्य जी बोलते हैं कि वीडियोस देखते हो या बनाते हो? तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी आपका वीडियो भी उस व्यक्तिगत समय में देखते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं कि उस हद तक फिर ठीक है, सिर्फ उस हद तक, लेकिन उस समय फिर तुम वह हो जिसका व्यक्तित्व आत्मा को समर्पित हो गया है। नहीं तो आमतौर पर वीकेंड्स, सप्ताहांत पर क्या होता है, एक आदमी तो दिन भर मेहनत करने के बाद रात का जो आधा 1 घंटा मिलता है उसमें क्या होता है, जाम ज़्यादा कब छलकते हैं, मंगलवार गुरुवार को या शनिवार रविवार को? ये आचार्य जी पूछ रहे हैं प्रश्नकर्ता से। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने कहा है कि ये जिसको तुम पर्सनल टाइम बोलते हो यही तुम्हारी समस्या है, यही जहन्नुम है। क्योंकि ये जो वो समय है जो तुमने अपने लिए बचा कर रख लिया। उससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि तुम अपना समय अपने ऊपर नहीं, अपने बॉस के ऊपर खर्च करो, कि तुम वीकेंड्स पर भी जा कर के ऑफिस में खपने लग जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। तो पर्सनल का मतलब ये नहीं होता कि वही समय जो तुमने अपने ऊपर लगाया, तुम अगर वो समय अपने बॉस पर भी लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? प्रेम के मारे या
इस मारे कि उससे तुमको पर्सनल यानी व्यक्तिगत लाभ होगा। ये आचार्य जी पूछ रहे हैं उससे, प्रश्नकर्ता से। कुछ अधिक पैसे दे देगा वगैरह वगैरह बोलो, तो हम ले देकर के अपना सारा समय लगाते हैं व्यक्तिगत लाभ की जगहों पर है, माने हमारा सारा काम स्वार्थ के लिए होता है। ठीक है, तो आचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं कि तुम अपने बॉस को जो अपना पर्सनल टाइम, निजी समय जो देते हो, वो अपने स्वार्थ के लिए ही तो देते हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तो देते हो। तो ये आचार्य जी बोल रहे हैं। और स्वार्थ का मतलब क्या होता है? वो सारे काम जिसमें अहंकार अपना हित देखता है और प्रबल होता जाता है, और अहंकार माने वह मैं जो है ही नहीं, झूठा मैं। अहंकार समझते हो क्या होता है? अभी समझाता हूँ। अभी खाना खाकर आए, अहंकार ऐसा है कि ये कान है, कान की ओर इशारा करते हुए ये कान बोलना शुरू कर दे मैं, ठीक है, और ये नाक बोलनी शुरू कर दे। क्या बोलना शुरू कर दे? मैं। कान भी मैं बोलना शुरू कर दे, नाक भी मैं बोलना शुरू कर दे, और शरीर में और भी जितने छिद्र हैं नीचे वाले, और भी वो क्या बोल रहे हैं? मैं। मतलब शरीर में जितने छिद्र हैं वो मैं बोल रहे हैं, कान नाक सब बोल रहे हैं। और यह आत्मा है, अपने मुंह की ओर इशारा करके उदाहरण देते हुए, अपने मुंह की ओर इशारा करके उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि यह आत्मा है, यह असली मैं है, ये असली मैं है। इसका स्वभाव मौन है, यह चुप है, यह तो मैं बोल ही नहीं रहा। तो तुम पोषण किसको किए जा रहे हो? अब खाने का समय है, खाना किसको खिलाए जा रहे हो? कान को। अहंकार ऐसा है, झूठा अहंकार। तुम गलत जगह को पोषण दिए जा रहे हो जिससे तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें तो सिर्फ तब मिलता है ना जब तुम आत्मा को समर्पित होते हो, जब तुम आत्मा पर कुछ आहुति चढ़ाते हो। जब यहाँ को अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए कुछ देते हो तो तुम्हें कुछ लाभ भी होता है। आज पूछ रहे हैं तुम गलत जगह को पोषण दिए जा रहे हो, उससे तुम्हें कुछ मिलेगा। ये पूछ रहे हैं तुम्हें तो सिर्फ तब मिलता है ना जब तुम आत्मा को समर्पित होते हो, जब तुम आत्मा पर कुछ आहुति चढ़ाते हो, जब यहाँ को अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए कुछ देते हो तो तुम्हें कुछ लाभ भी होता है। ज़्यादातर लोग अपने झूठे मैं को जीवन भर खिलाते रहते हैं, उसी को बिल्कुल खिला पिलाकर मोटा करते रहते हैं। अब मोटा हो गया माने क्या हो गया? माने कान के अंदर दाल डाल दी, कान के अंदर दाल डाल दी, सब्जी डाल दी, मिर्च मसाला डाल दिया, अब कान सूज गया, सूज कर मोटा हो गया। ये है अहंकार का मोटा होना। वह जितना मोटा होगा उतना तुम्हें दुख देगा, अहंकार जितना बढ़ेगा उतना तुम्हें दुख देगा। सोचो न तुम्हारा कान बढ़ गया, सूज कर इतना बड़ा हो गया, काहे कि उसमें सब डाल दिया तुमने, खाने पीने की सारी सामग्री, नाभि पर भी अपनी गुदा द्वारा खोलकर के नीचे से एकदम जैसे अनीमा लगाया होता है। ठीक है, वैसे खाना ठूस रहे हो, नतीजा क्या निकलेगा? जगह जगह बीमारी हो जाएगी, सूज जाओगे, फूल जाओगे। ये अहंकारी आदमी की दशा होती है। उसने अपने सब गलत केंद्रों को मजबूत किया है, पोषण दिया है, उन्हीं को वह खिलाता गया, और सही केंद्र को वह कभी जान नहीं पाया है। क्योंकि वो जो सही केंद्र होता है वो होता तो सही है पर मौन होता है। आपको कुछ समझ में आ रही है क्या बोला आचार्य जी ने? वो शरीर के जितने भी सारे केंद्र होते हैं वो मैं करते रहते हैं, ये होता है झूठा अहंकार। इसको हम खिलाते पिलाते रहते हैं, लेकिन जो हमारा असली मैं होता है, ये कुछ नहीं बोलता, ये मौन रहता है, ये असली आत्मा होती है। इस पर हम ध्यान नहीं देते। और बात आ रही है समझ में? तो व्यक्तिगत समय का मतलब है कि जितने झूठे मैं हैं, एक को तुम दारू पिला रहे हो, एक को तुम मुर्गा खिला रहे हो, एक में तुमने जाकर के कुछ शॉपिंग करके सामान भर दिया, एक में गर्लफ्रेंड भर दी, और इन सब में तुम ठूसते जा रहे हो। और जो तुम्हारा केंद्र है, जो तुम्हारा सत है, वो कुपोषण का शिकार हुआ जा रहा है। वह तरस रहा है कि कभी तुम उसकी ओर भी देख लो, उसकी ओर तुम देख ही नहीं रहे हो।
वीकेंड्स पर खाली समय पर यही सब चलता है ना, पागलपने के काम। तो इसलिए बोलता हूँ कि अपने लिए समय बचाकर मत रखो। अपने लिए माने स्वार्थ के लिए, अपने लिए माने अपनी व्यक्तिगत सरोकार के लिए। अपना समय अपने से आगे के किसी काम को अर्पित कर दो। अपना समय अपने से बड़े किसी लक्ष्य को आहुति दे दो। आचार्य जी यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा खाली समय होता है उसमें तुम करते क्या हो? दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, या फिर शॉपिंग करते हो, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हो। मतलब इन सब में ये सब काम करके तुम्हारा जो खाली टाइम है उसको तुम बर्बाद कर देते हो। और जो मतलब जबकि होना ये चाहिए कि तुम्हारा जो खाली टाइम है उसको यूज़ करो तुम अपने अंदर देखने के लिए, खुद को देखने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए उस टाइम का तुम यूज़ करो। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं लोग, अपना जो खाली टाइम है उसको वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। अपना समय अपने से आगे के किसी काम को अर्पित कर दो। अपना समय अपने से बड़े किसी लक्ष्य को आहुति दे दो। तो आचार्य बोल रहे हैं कि अपना जो टाइम है उसको किसी बड़े काम के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए लगाओ अपने समय को, ना कि ऐसे ही बर्बाद करो। कहो कि यार मैं परेशान भी हूँ, सिर दर्द भी हो रहा है, पूरे हफ्ते का काम करा है, अब आज जाकर सप्ताहांत आया है। ठीक है, मुझे मालूम है इस हफ्ते लड़ाई ज़्यादा हो गई है, नींद भी आ रही है, खोपड़ी भी थोड़ा दुख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे काम हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे व्यक्तिगत सुख से ये नहीं करूँगा कि शनिवार एतवार पी ली, ज़्यादा सो लिए, पिक्चर देख ली, इधर उधर टहला, ये नहीं करूँगा। आचार्य जी बोल रहे हैं कि आप लोग ये तो नहीं करते कि थोड़ा सप्ताहांत में थोड़ा टाइम मिला है तो थोड़ा इधर उधर टहल लिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा सो लिए, थोड़ा पिक्चर देख ली। बताने की ज़रूरत है क्या कि इस वक्त दुनिया की दुर्दशा कितनी है? आपको क्या दिखाई नहीं देता? जवान हैं आप, पढ़े लिखे हैं आप, संसाधनशाली हैं आप, बाहर निकलिए ना। कब तक अपनी छोटी छोटी गुफाओं में छुपकर बैठे रहेंगे? ये तो छोड़िए कि इतिहास नहीं माफ़ करेगा, दुनिया नहीं माफ़ करेगी, आप खुद को माफ़ कर लेंगे? वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी छोटी छोटी गुफाओं में घुस के बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बाहर निकलिए। आपके पास संसाधन भी है, आप जवान भी हो, आप पढ़े लिखे भी हो, तो ये सब होने के बावजूद आप अपनी गुफाओं में छुप के बैठे हो। ये नहीं कि मतलब बाहर निकलो, इससे आप क्या खुद को माफ़ कर पाओगे? वो ये पूछ रहे हैं। समय का एक दुरुपयोग ये है कि किसी ने तुम्हें गुलाम बना लिया है, तुम्हारा सारा समय निचोड़ लिया है, जो कि दफ्तर में होता है। ठीक है, वह कहता है तुम्हें पैसे दे रहा हूँ न, चलो यह वाला काम करो, और उस काम से तुम्हारा कोई दिलो ताल्लुक़ नहीं है, उस काम से तुम्हें प्रेम कतई नहीं है, लेकिन पैसे की खातिर बिके हुए हो, तो वो काम तो तुम्हें करना ही पड़ता है। एक तो ये हुआ समय का दुरुपयोग कि तुमने अपना समय पैसे के लिए बेच दिया, और समय का बराबर का दुरुपयोग ये होता है कि उस समय का इस्तेमाल तुमने अपने व्यक्तिगत सुख या व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत मज़े के लिए कर लिया। तो आचार्य जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने अपने समय का एक दुरुपयोग तो ये किया है कि दफ्तर में जो तुम काम करते हो ऑफिस में, उस काम से तुम्हारा कोई दिली ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन तुम अपना समय पैसों की खातिर बेच रहे हो, क्योंकि वहाँ से बॉस तुम्हें पैसा देगा, उस खातिर तुम वहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये तुम्हारा एक समय का तुमने दुरुपयोग किया है। और दूसरा समय का दुरुपयोग तुमने ये किया है कि व्यक्तिगत सुख के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत मज़े के लिए। हम सोचते हैं नहीं, अगर किसी दूसरे का गुलाम बनकर हमें अपना समय लगाना पड़ रहा है तो यह बुरी बात है, लेकिन हम अपना समय अगर किसी अपनी मर्ज़ी से कहीं लगा रहे हैं तो यह तो अच्छी और ऊंची बात है। ऐसे ही सोचते हैं ना हम आमतौर पर, जो बड़े आज़ाद तबीयत बताते हैं अपने आप को, जवान लोग, वो कहते हैं देखो मैं अपना समय वहाँ लगाऊंगा जहाँ मेरी मर्ज़ी है। वो सोचते हैं कि ये हमने ऊंची बात कर दी, पागल है।
यह भी समय का दुरुपयोग ही है कि तुमने समय को वहाँ लगा दिया जहाँ लगाने की तुम्हारी मर्जी है। एक समय आचार्य जी ये बोलते हैं कि एक समय का दुरुपयोग ये है कि तुम ये सोचते हो कि हमने अपना समय अपनी मर्ज़ी से खर्च किया है, अपनी मर्ज़ी से हमने अपना समय कहीं लगाया है, तो ये भी एक दुरुपयोग है। हम भूल ही जाते हैं कि हमारी मर्ज़ियाँ आती कहाँ से हैं। हम एकदम भूल जाते हैं कि हम संस्कारित हैं, हम कंडीशन्ड हैं, हम इंडोक्ट्रिनेटेड उपदेशित हैं। हमें यह समझ में नहीं आता है कि जिसको हम अपना सच बोल रहे हैं वह वास्तव में एक आयातित विचारधारा है, इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है। लेकिन हम इतने अंधे रहे हैं जीवन के प्रति कि हमें यह पता ही नहीं है कि हमने बाहर से कोई विचारधारा सोख ली है। उस विचारधारा को लेकर हमारी धारणा बन गई है कि हम तो हमारे अपने ख्याल हैं। हम कहते हैं साहब मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मिलते हैं ना लोग कहते हैं बट आई थिंक उनको तो वही रोक देना चाहिए। डू यू? यह विचार नहीं है क्या दोहराव है? तुम वही सब कुछ बोल रहे हो जो तुमको मीडिया से, तुम्हारी शिक्षा ने, तुम्हारे संस्कारों ने, तुम्हारी संगति ने सिखा दिया है, और उस बात को ही तुमने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हो जैसे वह बिल्कुल तुम्हारी मौलिक बात हो, जैसे तुम्हारी आत्मा से उठ रही हो, जबकि वो सिर्फ एक बाहरी विचारधारा है, तुम पर पड़े हुए प्रभाव है जो तो उसको तुम क्यों नाम दे रहे हो पर्सनल का? वह पर्सनल कहाँ, व्यक्तिगत है ही नहीं, वह बाहरी है। जब वो सब चीज़ें बाहरी है जिसको तुम पर्सनल बोल रहे हो, तो जब तुम ये भी कहते हो कि मैं अमुक तरीके से पर्सनल टाइम का व्यय करना चाहता हूँ, तो वास्तव में तुम अपना समय अपने अनुसार खर्च कर रहे हो या दूसरे के अनुसार कर रहे हो? बोलो, ये पूछ रहे हैं आचार्य जी। भाई कोई अगर हमसे खुलेआम ज़बरदस्ती करे तो हम उसको विरोध कर देते हैं, ना कोई आए धमकाए और बोले देखो अगले 4 घंटे तुम वह करोगे जो मैं चाहता हूँ, तो कहोगे अरे ये तो हमारी स्वतंत्रता पर आघात हो गया, हमारे हाथ मरोड़े जा रहे हैं, बल प्रयोग है, गलत है। भाई धरना प्रदर्शन कर डालोगे, कर डालोगे। क्योंकि यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और जाहिर है कि कोई आकर के तुमसे जबरन कुछ करवा रहा है, तुम्हारे 4 घंटे तुम्हारा समय लिए जा रहा है, तो तुम उसका विरोध करोगे। लेकिन अगर वो जो बाहर वाला है थोड़ा चतुर चालाक होगा तो वो ये करेगा ही नहीं कि तुमसे खाली ज़बरदस्ती करे। वो क्या करेगा? वो तुम पर किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हज़ार और तरीके से वो तुम्हारी खोपड़ी में ख्याल भर देगा, और अब तुम वो सारे काम करोगे जो वो चाहता है, और बड़ी ठसक के साथ इस दावे के साथ करोगे कि ये सब काम तो मैं खुद ही करना चाहता हूँ। इसको तुम नाम दे दोगे कि ये तो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन है और ये मेरा निजी रुझान है, क्योंकि वो जिसको तुम पर्सनल कहते हो वही झूठा है। तो मैं कहता हूँ कि पर्सनल टाइम इज़ हेल, व्यक्तिगत समय नरक है। आ रही है बात समझ में? प्रश्नकर्ता बोलते हैं हम, आचार्य जी बचपन में सीखा ही यही है कि पर्सनल टाइम का मतलब गाने सुनना, किताब पढ़ना, कोई और चीज़ है आदि ही नहीं है कि किसी और तरह का कुछ करने के लिए। आचार्य जी बोलते हैं कि नहीं, आदि होना भी नहीं है, जो तुमने नहीं सीखा उसका फ़ायदा उठा लो। ये सब आदतें कि गाने सुन लो, कपड़े ख़रीद लो, पिक्चर देख लो, घूम फिर आओ, ये सब चीज़ें सीखी है। एक चीज़ है जो तुमने नहीं सीखी, वो क्या? अच्छा, कितने लोग हैं जो इस हॉल में पहली बार आ रहे हैं? यहाँ बहुत कुछ है जो नया है आपके लिए। हाँ, और यह दीवार पहली बार देखी होगी, ये खंभा भी पहली बार देखा होगा। ये सब बाहरी चीज़ें हैं, ये पर्दे, ये गद्दे, ये सब। लेकिन कुछ है लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरह आपका अपना है। यहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें से एक चीज़ हो सकती है बाहरी हो, लेकिन इन सब बाहरी चीज़ों के बीच एक चीज़ है जो बिल्कुल आपकी अपनी है। क्या? ये पूछ रहे हैं वो। प्रश्नकर्ता बोलते हैं देखना।
अब आचार्य जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, क्या है अपनी चीज़ भले ही सब बाहर से आई हो, आदतें ढर्रे सब भले ही बाहर से आए हो, पर उनको देखने की नज़र तो अपनी हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो सीखनी नहीं पड़ती ना। तो सब वही अपनी उम्मीद है, उसी के भरोसे काम चल रहा है, सब बारी हो सकता है, लेकिन एक ताकत हमको पैदाइश के साथ मिल जाती है, क्या देखना, समझना, अवलोकन वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आचार्य जी बोलते हैं कि सारी चीज़ें बाहरी है और ये सारी चीज़ें आपको कुछ शिक्षा से मिली है, कुछ मीडिया से मिली है, कुछ संस्कारों से मिली है, कुछ संगति से मिली है, ये आपकी कुछ आदतों से मिली है, कुछ ढर्रों से मिली है, ये सब चीज़ें बाहरी है, लेकिन एक चीज़ आपकी अपनी है, वो क्या है, देखना, समझना, अवलोकन करना, ये तो आपका अपना है ना, ये तो आप कर ही सकते हो, ये तो आपको पैदाइश के साथ मिला हुआ है। गाना सुन रहे हो तो भाई सुन ही लो, न कि गाना क्या बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि अगर गाना तुम सुन रहे हो तो गाना ही सुन लो अच्छे से कि गाना बोल क्या रहा है। गाना तो मजबूर है, छुपा ही नहीं पाएगा जो वह बोल रहा है। गाने सुनने की आदत लगी हुई है बचपन से, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि गाना फिर सुन ही डालो, क्योंकि हमारी आदत ऐसी होती है कि हम कोई गाना सुन रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम प्रॉपर तरीके से उस गाने को नहीं सुन रहे होते हैं। गाना चल रहा होता है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और बातें चल रही होती है, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान है वो गाने पे कभी नहीं होता। हम गाना, एक ही गाने को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन वो गाना हमने कभी पूरे ध्यान से सुना ही नहीं होता है। इसलिए आचार्य जी बोल रहे हैं कि जब तुम गाना सुन रहे हो ना तो उस गाने को सुन ही डालो अच्छे से कि वो गाना बोल क्या रहा है। जिस गाने को तुमने पूरी तरह से सुन डाला ना, वो गाना या तो तुम्हें मिटा देगा या फिर वो गाना मिट जाएगा। एक बार तुमने वो गाना सुन लिया ना अच्छे से कि वो बोल क्या रहा है, तो या तो तुम उस गाने को दोबारा कभी सुनोगे नहीं या फिर तुम उस गाने को बार बार सुनोगे। बारी हो सकता है, लेकिन एक ताकत हमको पैदाइशी के साथ मिल जाती है, क्या देखना, समझना, अवलोकन करना। दिक्कत तब होती है जब गाना सुन भी लेते हो और सुनते भी नहीं। जब दिक्कत ये जब होती है जब हम गाना सुन तो लेते हैं पर सुनते भी नहीं। हम गाना सुनते तो हैं पर हमारा ध्यान उस गाने पे होता नहीं है, हम ऐसे ही सुनते हैं ना, सुनते जा रहे हैं, सुना तो है ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है। जो बात वह बोल रहा है वह इतनी छिछोरी है कि अगर तुम समझ जाओ वाकई कि उसने क्या बोला, उसकी बदतमीजी को, उसके अज्ञान को, उसके अंधेरे को, उसकी दुर्गंध को अगर पूरी तरह देख लो तो उस गाने को फिर दोबारा सुन नहीं पाओगे। और अगर गाने में काबिलियत है, अगर गाना किसी बहुत सच्ची जगह से निकला है तो फिर तुम उस गाने के ऐसे कायल हो जाओगे कि उस गाने को कभी छोड़ नहीं पाओगे। दो में से एक बात होगी, वो ताकत है न तुम्हारे पास कि समझ लो। जो कुछ भी करते हो उसको समझते चलो रुक रुक कर। एक चीज़ तुम्हारी दुश्मन है, आत्मविश्वास, यह धारणा कि तुम्हें पता है कि तुम जानते हो। आचार्य जी बोलते हैं कि एक चीज़ तुम्हारी दुश्मन है, क्या? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किस चीज़ का? कि तुम्हें सब पता है, ये तुम्हारी दुश्मन है। हम कुछ नहीं जानते, हम अपने दाएं हाथ को नहीं जानते। तुम जिस बिस्तर पर हो सकता है 8 साल से सो रहे हो, तुम उस बिस्तर को नहीं जानते। आईने में जिस चेहरे को तुम पिछले 25 साल से देखते हो, तुम उस चेहरे को नहीं जानते। भीतर से अपने यह दम्भ को पूरी तरह निकाल दो कि तुम्हें कुछ भी पता है। आचार्य जी बोल रहे हैं कि तुम अपने भीतर से दम्भ को पूरी तरीके से निकाल दो कि तुम्हें कुछ भी पता है। जैसे ही ये दम्भ निकाला वैसे ही देख पाने के खिलाफ जो तुमने अपने ही भीतर साजिश कर रखी थी उससे बच जाओगे। हमारी आँखों सब देख सकती हैं, इन आँखों की नहीं बात कर रहा हूँ, अपनी आँखों की ओर इशारा करते हुए इन आँखों की भी बात कर रहा हूँ। इन आँखों के पीछे एक और आँख भी है, हम सब देख सकते हैं। देख पाने के रास्ते में अवरोध की तरह, एक अड़चन की तरह, एक स्क्रीन पर्दे की तरह मैंने कहा क्या खड़ा हो जाता है हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कि मुझे तो पता है।
यही सब जो कुछ चल रहा है, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे मंगलवार बुधवार, तुम्हारे शुक्रवार शनिवार, तुम्हारे फ़ोन, यार दोस्त, लड़के लड़कियां, सैलरी, हाँ, स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, यही सब जो ज़िंदगी में चल रहा है ना, उसी को बस ऐसे देख लो जैसे पता ही नहीं कि ये क्या है। एकदम नादान होकर के, एकदम अज्ञानी होके सब मामला एकदम खुल जाना है, चीज़ें साफ हो जाएंगी। आचार्य जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ना, मतलब जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी आदतें, जो हमारे ढर्रे, जो हमारी शिक्षा, मीडिया, इन सब से जो हमें मिला है, उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देखो, सब कुछ भूल जाओ आप, कि अपना जो आप में जो आत्मविश्वास है ना कि हमें तो सब कुछ पता है, तो वो ये बोल रहे हैं आप सब चीज़ें भूल जाओ, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखो। जब आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देखोगे ना, तो सब कुछ एकदम खुल जाएगा, सब कुछ साफ़ हो जाएगा और आपको साफ़ साफ़ चीज़ें दिखाई देंगी। तो दूसरों के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखो। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आचार्य जी ने इस चैप्टर में हमें ये सब बताया। इस चैप्टर का नाम था करते क्या हो खाली समय में। तो इस चैप्टर में आचार्य जी ने हमें ये सब चीज़ें बताई थी। तो गाइस, मुझे तो इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपको इस चैप्टर से कितना सीखने को मिला, कितना समझने को मिला, कितनी चीज़ें आपको नई नई पता चली हैं, आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, ये सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली बुक के साथ, विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज।